हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद के एकेडमी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मित्रों आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम भारतीय संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने लेके आए हैं भारतीय संविधान का भाग एक को आज हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक एक चीज, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करेंगे, जिससे यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपका बिल्कुल 100% सही होना चाहिए मित्रों। तो चलिए बात करते हैं भाग एक के अंतर्गत हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भाग के बारे में जब डिस्कस किया था तो वहां पे हम लोगों ने देख लिया था कि भाग 1 से लेके भाग 22 तक कि इसके अंतर्गत क्या आता है। तो भाग 1 के अंतर्गत की बात करें मित्रों तो भाग 1 में आता है संघ व उसके राज्य क्षेत्र। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत हमारा राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो उन राज्यों के संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अगर अनुच्छेद की बात करें मित्रों तो भाग 1 में अनुच्छेद क्रमांक 1 से लेके अनुच्छेद क्रमांक 4 तक शामिल किया गया है। अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक। क्लियर? चलिए तो हम लोग एक एक अनुच्छेद को अच्छे से क्लियर करेंगे, है ना। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद क्रमांक 1। अनुच्छेद क्रमांक 1 अनुच्छेद क्रमांक 1 कहता है, अनुच्छेद क्रमांक 1 कहता है भारत जिसका नाम इंडिया भी है राज्यों का संघ है। भारत जिसका नाम इंडिया भी है राज्यों का संघ है। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि अनुच्छेद क्रमांक 1 हमको प्रमुख 3 बातों को वर्णित करता है। प्रमुख 3 बातों को वर्णित करता है। क्या क्या? पहला, संघ का नाम, संघ की शासन पद्धति और संघ के राज्य के क्षेत्र। संघ के राज्य के क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है संघ का नाम। तो संघ के नाम की अगर बात आती है तो भारत, अपने भारतीय संविधान में भारत के 2 नाम को उल्लेखित किया गया है, एक भारत और एक इंडिया। एक भारत और एक इंडिया। जैसा कि हम लोग कई नामों से भारत को जानते हैं, जैसे हिंदुस्तान, आर्यवर्त, भारत, इंडिया। लेकिन अगर मूल रूप की बात करें, मूल रूप से संवैधानिक रूप से बात करें तो हम भारत का नाम इंडिया और भारत है। इंडिया और भारत है क्योंकि ये दोनों नाम हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा बात आता है, दूसरा पॉइंट आता है कि यह राज्यों का संघ है, मतलब विभिन्न राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया गया है जिसका नाम भारत है, जिसका नाम भारत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट आता है मित्रों कि संघ की शासन व्यवस्था। अगर अपने भारत की शासन व्यवस्था की बात करें तो अपने भारत की जो शासन व्यवस्था है वो संघीय शासन व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था। और संघीय शासन व्यवस्था कौन से देश से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है मित्रों? तो वो है कनाडा से। कहां से? कनाडा से शामिल किया गया है। कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था को अपने भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं 2-3 देशों की बात करते हैं, 2-3 प्रकार के शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था या यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ की है? कौन से देश की है? ब्रिटेन की। ब्रिटेन की मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपूर्ण शक्ति केंद्र में निहित हो, संपूर्ण शक्ति केंद्र के पास निहित हो, ऐसी शासन व्यवस्था को कौन सी व्यवस्था कहेंगे? एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था कहाँ की है? ब्रिटेन की। ठीक है। दूसरी बात करते हैं संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था के बारे में समझिए, क्योंकि अपने भारत देश की जो शासन व्यवस्था है वो संघीय शासन व्यवस्था है, यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन शब्द का यूज किया गया है जो कि कनाडा शब्द से लिया गया है। ठीक है। चलिए संघीय शासन व्यवस्था का में क्या होता है मित्रों कि
राज्य को थोड़ा सा कम शक्ति प्रदान होती है, केंद्र को ज्यादा शक्ति प्रदान होती है। जैसे अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं वो सब केंद्र में निहित होती हैं, जिससे राज्य सरकार को लेकर केंद्र सरकार चले और एक उत्कृष्ट भारत का निर्माण कर सके। इसलिए अपने भारत को अखंड भारत बनाने के लिए संविधान में संघीय शासन व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है। ठीक है मित्रों, चलिए तो नेक्स्ट बात करेंगे कि अब एकात्मक शासन व्यवस्था हो गया, संघीय शासन व्यवस्था हो गया। अब एक बात आती है संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल गवर्नमेंट। संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है मित्रों? अगर बात करें संघात्मक शासन व्यवस्था की, तो संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ की है? अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट, इस तरह के गवर्नमेंट, ऐसी, मतलब ये केंद्र हो गया, ये सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, ये एक स्टेट हो गया। तो मतलब स्टेट का जो आधा पावर है, स्टेट में आधा पावर मतलब आंशिक पावर, आंशिक रूप से शक्ति केंद्र में भी निहित है और सेंटर में भी निहित है। मतलब पूर्ण रूप से राज्य पर, किसी भी राज्य पर सेंटर गवर्नमेंट का, संघ गवर्नमेंट का, संघीय सरकार का पूर्ण रूप से अधिकार नहीं होगा, पूर्ण रूप से अधिकार नहीं होगा, आंशिक रूप से होगा। ऐसी शासन व्यवस्था को हम कौन सी शासन व्यवस्था कहेंगे? संघात्मक शासन व्यवस्था या फेडरल गवर्नमेंट। कहाँ की है अगर बात करें मित्रों, तो कहाँ की है? अमेरिका की शासन व्यवस्था है कौन सी? संघात्मक शासन व्यवस्था। क्लियर? चले, एक और होता है मित्रों, एक और शासन व्यवस्था है, उसका नाम है परिसंघात्मक शासन व्यवस्था। कौन सी? परिसंघात्मक शासन व्यवस्था। इसको भी अच्छे से देख लीजिए। परिसंघात्मक शासन व्यवस्था, कॉन्फेडरेशन गवर्नमेंट, परिसंघात्मक शासन व्यवस्था। इसमें क्या होता है मित्रों? इसमें राज्य केंद्र से ज्यादा मजबूत होता है, मतलब राज्य को ज्यादा अधिकार होते हैं केंद्र से। इस तरह की व्यवस्था, मतलब ये हो गया, ये केंद्र हो गया, ये राज्य हो गया, ये राज्य हो गया, ये राज्य हो गया, ये राज्य, ये आपका केंद्र हो गया, ये हो गए राज्य। मतलब राज्य को केंद्र से ज्यादा शक्ति प्रदान होती है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर होता है। ऐसी शासन व्यवस्था को परिसंघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अगर बात करें कि कहाँ, कौन से देश की परिसंघात्मक शासन व्यवस्था है, कॉन्फेडरेशन गवर्नमेंट है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की है मित्रों? ऑस्ट्रेलिया की परिसंघात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने 4 प्रकार के शासन व्यवस्था को पढ़ा। 4 प्रकार के, कौन कौन से? फर्स्ट है एकात्मक शासन व्यवस्था, यूनिटरी गवर्नमेंट। कहाँ की है? कहाँ का ऐसा व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था कौन से देश की है? ब्रिटेन की है। उसमें क्या होता है कि संपूर्ण शक्ति केंद्र में निहित होती है, संपूर्ण पावर केंद्र को मिलता है। ठीक है। दूसरा पढ़ा हम लोगों ने संघीय शासन व्यवस्था या राज्यों का संघ। संघीय शासन व्यवस्था कहाँ का है? अपने भारत का है। इसमें राज्य को आंशिक रूप से शक्तियां प्रदान की जाती है और प्रमुख रूप से केंद्र को शक्ति प्रदान की जाती है। जो अवशिष्ट शक्तियां रहती है वो केंद्र में निहित होती है, जिससे केंद्र राज्यों पर नियंत्रण रख सके और एक उत्कृष्ट और आदर्श भारत का निर्माण कर सके। ठीक है, इसलिए अपने भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था को शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे मित्रों। बात किया था संघात्मक शासन व्यवस्था। कौन सा? संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि राज्य पर केंद्र का आंशिक रूप से नियंत्रण होता है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं होता है, आंशिक रूप से होता है, सिंपल वर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट की बात किया था 4th नंबर, कॉन्फेडरेशन गवर्नमेंट, परिसंघात्मक शासन व्यवस्था। परिसंघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र कमजोर होता है, केंद्र को कम शक्तियां रहती हैं और राज्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, पूर्ण शक्ति प्रदान की जाती है किसको? राज्य को। इस तरह से होता है परिसंघात्मक शासन व्यवस्था। और परिसंघात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो कौन से देश की है? तो वो ऑस्ट्रेलिया की है। क्लियर? ये थी शासन व्यवस्था।
अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे मित्रों। अब हम आते हैं अनुच्छेद क्रमांक 2। अनुच्छेद क्रमांक 2, अनुच्छेद 1 क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं अनुच्छेद क्रमांक 2। अनुच्छेद क्रमांक 2 कहता है संसद को यह अधिकार है कि, मतलब संसद को यह शक्ति प्रदान है कि वह फर्स्ट नए राज्यों का भारत में शामिल कर सकती है। नए राज्यों को वह भारत में शामिल कर सकती है। मतलब इसका मतलब समझिए फर्स्ट पॉइंट का, भारत का जो क्षेत्र है उसके बाहर अगर कोई राज्य है उसको अपने भारत में मिलाने का अधिकार किसको है? संसद को है। नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है कौन? संसद। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि नए राज्यों का गठन कर सकती है। भारत की बाहर का जो क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र है जो अगर भारत में अगर विलय होता है तो भारत का जो संसद है, भारत संघ जो संसद है उस क्षेत्र को चाहेगी तो एक राज्य का दर्जा दे सकती है, एक राज्य का गठन कर सकती है। क्लियर हुआ? फिर से एक बार देखिए, नए राज्यों का भारत में शामिल होना मतलब ऐसे राज्य जो भारत में शामिल नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण राज्य हैं लेकिन भारत के क्षेत्र में नहीं आते हैं, अगर वो चाहते हैं भारत में विलय होना चाहते हैं तो अगर भारत में विलय होते हैं तो उसको भारत में विलय कर एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद को है। किसको है मित्रों? संसद को है। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे मित्रों, नए राज्यों का गठन कर सकती है। मतलब भारत का जो क्षेत्र है उसके आसपास के जो कुछ क्षेत्र है वो अगर भारत में विलय होना चाहते हैं या भारत में विलय होते हैं तो उस क्षेत्र को भारत में विलय कर एक नया राज्य का गठन कर सकती है कौन? संसद। संसद को यह अधिकार है। ठीक है मित्रों, चलिए तो यहाँ पर हम नोट डाल के कुछ राज्यों का निर्माण के बारे में, कब कौन सा देश कौन सा क्षेत्र को भारत में शामिल किया और एक नए राज्य का दर्जा दिया गया, बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है सन 1954, 64 नहीं हुआ मित्रों, 1954। सन 1954 में पुडुचेरी को फ्रांस से अलग कर भारत में सम्मिलित किया गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। किसको? पुडुचेरी को। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सन 1961 में। सन 1961 में गोवा और दामन एवं दीप दोनों को एक साथ पुर्तगालियों से अलग किया गया था। पुर्तगालियों से अलग कर भारत में सम्मिलित किया गया था। और अलग कब किया गया था मित्रों? 1961 में। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा अगर गोवा की बात करें तो कब दिया गया था? 1987 में। भारत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1987 में। लेकिन भारत में सम्मिलित कब किया गया था? 1961 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे मित्रों, सन 1975 में सिक्किम राज्य को भारत में विलय किया गया और उसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा किया गया। सिक्किम राज्य में जब तक भारत में शामिल नहीं था उसके पहले वहाँ पर चौग्याल वंश का शासक था। वहाँ के एक राजा थे चौग्याल वंश, वहाँ पे उनका शासन चलता था। वहाँ के लोगों ने अपनी इच्छा जताई कि हम भारत में विलय होना चाहते हैं। इस प्रकार भारत में विलय किया गया सिक्किम को और उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? तो 1975 में, 1975 में। क्लियर? ये हो गया आपका अनुच्छेद क्रमांक 2। अनुच्छेद क्रमांक 2 में आपको दो बातें दिमाग में रखना है कि नए राज्यों को भारत में शामिल कर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा गठन कर सकती है कौन? संसद। दूसरा पॉइंट, नए क्षेत्रों को शामिल कर नए राज्य का निर्माण कर सकती है कौन? संसद। क्लियर? अनुच्छेद क्रमांक 3 पढ़ेंगे मित्रों। अनुच्छेद क्रमांक 3 यह कहता है कि संसद को यह अधिकार है, सेम संसद को यहां भी वही अधिकार, यहां भी संसद को यह अधिकार है कि एक या एक से अधिक राज्यों के कुछ क्षेत्रों को अलग कर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। मतलब एक या एक से अधिक राज्यों का, चाहे एक राज्य को चाहे तो दो
स्टेट में डिवाइड कर देती है, 2 राज्यों में डिवाइड कर सकती है, या ऐसा कर सकती है कि थोड़ा सा क्षेत्र एक राज्य का ले ले, थोड़ा सा उस राज्य का, थोड़ा सा उस राज्य का, थोड़ा सा उस राज्य का, और एक क्षेत्र बना के उस क्षेत्र को एक राज्य घोषित कर सकती है। ठीक है, कौन? संसद। तो सिंपल सी वर्ड है, सिंपल सी बात है, एक या एक से अधिक राज्य के क्षेत्रों को सम्मिलित कर एक नए राज्य का गठन कर सकती है संसद को, यह अधिकार है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है मित्रों, किसी भी राज्य का क्षेत्र, किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। संसद को यह अधिकार है कि किसी भी राज्य के, भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है या बढ़ा सकती है, और उसके नाम में परिवर्तन भी कर सकती है, और सीमा का भी परिवर्तन कर सकती है। उसके राज्य की सीमा तथा नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। क्लियर? ये 2 पॉइंट अनुच्छेद क्रमांक 3 कहता है। एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति, मतलब ये दोनों संशोधन अगर होते हैं, संसद अगर इन दोनों में संशोधन करती है, नए राज्य का गठन करती है, या नए राज्य के सीमा व नाम में परिवर्तन करती है, या राज्य की सीमा को घटाती है या बढ़ाती है, तो इसके लिए क्या उपबंध होंगे? इसमें राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति आवश्यक है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति जरूरी है, और राज्यों का, जिस राज्यों में ये काम किया जाएगा उन राज्यों का केवल इसमें मत जाना जाएगा, लेकिन उस मत को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं होगा, संसद इसमें बाध्य नहीं होगा कि उनका मत माने। क्लियर हुआ? ठीक है। अब बात एक पॉइंट आता है, लोग कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है कि जो भारत है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का मतलब राज्यों का विनाश किया जा सकता है, लेकिन संघ का विनाश नहीं किया जा सकता है। राज्यों का विनाश किया जा सकता है, संघ का नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। न तो राज्य को, क्षेत्रों को कुछ कर सकते हैं, क्षेत्र को न घटा सकते हैं, न बढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, और न केंद्र को। इसलिए अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। कौन? अमेरिका। ठीक है मित्रों, यह हो गया अनुच्छेद क्रमांक 1, 2 और 3। क्लियर? मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, अनुच्छेद क्रमांक 4। अनुच्छेद क्रमांक 4। अनुच्छेद क्रमांक 4 क्या कहता है? अनुच्छेद क्रमांक 4 कहता है कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए जाने वाले संशोधन साधारण बहुमत से किए जाएंगे। अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद क्रमांक 2 व 3 के तहत किए जाने वाले संशोधन साधारण बहुमत से किए जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट देखिए। अनुच्छेद 2 मतलब नए राज्यों को भारत में शामिल करना, नए राज्यों का गठन करना, राज्यों एक या एक से अधिक राज्यों को, क्षेत्र को मिलाकर एक नए राज्य का गठन करना, और किसी भी राज्यों के क्षेत्र को घटाना, बढ़ाना या नाम परिवर्तन करना। अगर अनुच्छेद क्रमांक 2 और 3 में संशोधन किया जाए तो वह साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, उसमें विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये संशोधन साधारण बहुमत से भी किया जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट आप इसमें और समझिएगा, यहीं पे एक नोट डाल के लिख लेंगे आप, नोट। इसके जस्ट बाद लिखिएगा अनुच्छेद 4 के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें लिखना है कि भारत अगर किसी बाहरी क्षेत्र में, जो भारत का क्षेत्र नहीं है, बाहरी क्षेत्र को भारत में अगर विलय करता है तो वह साधारण बहुमत से भी विलय कर सकता है, साधारण बहुमत से भी वह विलय हो जाएगा। लेकिन अगर भारत के क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य या दूसरे देश के लिए सौंपना होता है तो उसके लिए
विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, भारत किसी क्षेत्र को अगर अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में विलय करना चाहता है तो वह साधारण बहुमत से विलय कर लेगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर भारत के क्षेत्र को दूसरे देश या दूसरे क्षेत्र में देना है तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। मित्रों क्लियर हुआ? आप इसको नोट डाल के लिख लेंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करेंगे मित्रों नेक्स्ट। यहां तक हो गया अनुच्छेद क्रमांक 4। तो हम लोगों ने देख लिया कि भाग 1 में अनुच्छेद क्रमांक 1 से 4, 1 से लेके 4 तक क्या है। अब मित्रों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आते हैं, वहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं और अपने परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। चलिए मित्रों बताते हैं कि जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ, जब भारत देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश प्रांत थी और रियासतें थी कुछ। तो ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों का एकीकरण करके राज्यों का निर्माण किया गया। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के राज्यों का निर्माण किया गया, 4 ग्रेड के राज्यों के का निर्माण किया गया। ठीक है, उसमें से ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड मतलब श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी था। अगर ए ग्रेड की बात करें, ए श्रेणी के जो राज्य थे उसमें 216 देसी रियासतों को मिलाकर 10 राज्यों का निर्माण किया गया था। कितने? 216। इसी प्रकार से अगर श्रेणी की बी की बात करें तो उसमें 275 देसी रियासतों को मिलाकर 8 राज्यों का निर्माण किया गया था। फिर अगर सी की बात करें तो सी में 7 से 8 देसी रियासतों को मिलाकर सी ग्रेड के राज्यों का निर्माण किया गया था। और जो डी ग्रेड का राज्य है उसमें केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। इस प्रकार से जब अपना देश आज़ाद हुआ तो 4 श्रेणी के राज्यों का निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ मित्रों कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग होने लगी। जैसे कि अपने भारत में विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो अलग अलग भाषाओं को लेकर राज्य निर्माण की मांग होने लगी भारत के प्रांतों से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए पहला पॉइंट आप देखिए, पहला हेडिंग, भारत भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग के कारण, मतलब जब मांग होने लगी, विभिन्न प्रांतों से आवाज़ उठने लगी, संगठन बनने लगे कि हमारा एक प्रॉपर ये क्षेत्र है, यहाँ पर तेलुगु भाषा बोली जाती है, आप इसे प्रॉपर एक राज्य का दर्जा दो। ठीक है, तो जब इस तरह से होने लगा तो कुछ आयोग के गठन किए गए, कुछ आयोग के गठन किए गए। उसमें से पहला संगठन कौन था? पहला आयोग कौन था? जस्टिस एसके धर कमेटी आयोग। पहले आयोग का नाम था जस्टिस एसके धर कमेटी आयोग। ये कब बना था? सन 1948 में। कब बना था मित्रों? सन 1948 में। इस आयोग द्वारा क्या कहा गया? इस आयोग द्वारा क्या कहा गया? भाषा के आधार पर राज्य गठन का समर्थन नहीं किया गया। इस कमेटी के द्वारा भी भाषा के आधार पर राज्य का गठन का समर्थन नहीं किया गया। इसके द्वारा कहा गया कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्यों का निर्माण होना चाहिए। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां प्रशासनिक सेवा प्रमुख रूप से नहीं है, वो विकसित नहीं है, ऐसे क्षेत्रों को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये कौन बोला? जस्टिस एसके धर कमेटी आयोग के द्वारा यह तथ्य कहा गया। फिर क्या हुआ मित्रों? जब जस्टिस एसके धर कमेटी आयोग आती है और ऐसा बयान देती है तो थोड़ा अपने भारत के जो प्रांत हैं, भारत के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर धीरे धीरे हिंसा शुरू हो गई। धीरे धीरे और तेजी बढ़ने लगी। भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग और तेजी से लोग उसमें संगठित होने लगे और मांग करने लगे। फिर क्या हुआ? आयोग का गठन किया गया, उसका नाम था जेवीपी कमेटी आयोग। जेवीपी कमेटी आयोग, जेवीपी क्यों पढ़ा? जे मतलब होएगा जवाहरलाल नेहरू, भी मतलब वल्लभ भाई पटेल,
और पी मतलब हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ये प्रमुख 3 सदस्य इस कमेटी में शामिल थे, इसलिए इस कमेटी का नाम था जेवीपी कमेटी आयोग। अब इस आयोग द्वारा, इस कमेटी के द्वारा क्या तथ्य दिए गए, क्या बयान दिए गए, वो बात करते हैं। इस आयोग के द्वारा भी भाषा के आधार पर राज्य के गठन का समर्थन नहीं किया गया। इस आयोग के द्वारा भी समर्थन नहीं किया गया, नहीं कहा गया कि राज्यों, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। फिर क्या हुआ, जब ये आयोग ऐसा बयान देता है, जब जेवीपी कमेटी आयोग के द्वारा ऐसा बयान दिया जाता है, तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जगह जगह पर काफ़ी हिंसा होने लगी, काफ़ी और तेज से विद्रोह होने लगा, खासकर साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में तो बहुत ही ज़्यादा होने लगा था। ठीक है, उसी बीच में फिर 1952 की बात है। कब की बात है? 1952 के। पोट्टी रामल्लू एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इन्होंने तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर एक नए राज्य बनाने के लिए 56 दिन का अनशन किया, 56 दिन का आमरण अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई। कौन थे वो? पोट्टी रामल्लू, एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे, कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। इन्होंने तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके एक राज्य मांगने के लिए, राज्य का दर्जा पाने के लिए 56 दिन का अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई। जब ऐसा हो गया तो केंद्र सरकार मजबूर हो गई, केंद्र सरकार को मजबूरन मद्रास राज्य जो कि आज तमिलनाडु, पहले मद्रास राज्य था। मद्रास में कौन कौन से राज्य आते थे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। फिर मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग कर एक राज्य का दर्जा दिया गया। तेलुगु भाषी क्षेत्र आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग कर एक नए राज्य का दर्जा दिया गया। तो कब दिया गया? 1 अक्टूबर सन 1953 को, 1 अक्टूबर सन 1953 को। यहाँ पर एक नोट्स आप लोग लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे कि स्वतंत्र भारत का भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ये बहुत बार एग्जाम में आता है मित्रों कि स्वतंत्र भारत का भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। कब गठित हुआ था? तो 1 अक्टूबर सन 1953 में। क्लियर? चलिए, फिर क्या हुआ मित्रों कि अब एक राज्य का गठन हो गया, आंध्र प्रदेश। क्लियर? फिर इसी बीच एक और आयोग का गठन किया गया, उसका नाम था फजल अली कमेटी आयोग। सन 1953 में कौन से? फजल अली कमेटी आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। कौन थे इसके अध्यक्ष? फजल अली। इनके द्वारा 1955 में इस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट पेश किया गया और उसमें 16 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की गई। किस रिपोर्ट में? 1955 की रिपोर्ट में। कौन सी कमेटी, कौन सी आयोग द्वारा पेश किया गया था? तो फजल अली कमेटी आयोग सन 1953 में। ठीक है, उसमें लिखा था कि 16 राज्य तथा उसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की गई थी। क्लियर मित्रों? अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये रिपोर्ट पेश किया गया 1955 में, तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने? 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। सिफारिश कितने की गई थी? 16 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश की गई थी, लेकिन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका। कुछ नहीं है, अनुच्छेद क्रमांक 1 में
भारत जिसका नाम इंडिया भी है वह राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 अगर आता है तो दिमाग में आपको 3 चीजें रखना है, 3 प्रकार की बातें बताता है अनुच्छेद क्रमांक 1। पहला संघ का नाम, दूसरा संघ का शासन, तीसरा संघ के राज्य क्षेत्र, 3 प्रकार की बातों का बताता है। तो भारत जिसका नाम इंडिया भी है राज्यों का संघ है, ठीक है। और मैं बहुत अच्छे से डिस्कस किया हूँ शासन व्यवस्था कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार की व्यवस्था है और कहाँ से लिया गया है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है मित्रों। अब हम लोग 1956 से लेकर 1956 तक 14 राज्य था, 6 केंद्र शासित प्रदेश हुए, ठीक है। अब इसके आगे आज तक मतलब 2020 तक कितने राज्यों को कब जोड़ा गया, कब किस राज्य का नाम चेंज किया गया, किस प्रांत का कब विभाजन हुआ, सारा हम लोग डेट बाय डेट पॉइंट वाइज एक सीरीज के माध्यम से पढ़ेंगे जस्ट, और एक एक चीज वहां से क्लियर करेंगे कि कौन से सन में कौन से डेट में किस राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है मित्रों। 1956 के बाद एक डेट आती है 1 मई सन 1960। 1 मई सन 1960 1 मई सन 1960 को भाषा के आधार पर मुंबई प्रांत का विभाजन होता है। मुंबई प्रांत का विभाजन होता है और 2 राज्यों में बढ़ जाता है। मुंबई 2 राज्यों में बढ़ जाता है, एक महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात डेट की बात करें तो 1 मई सन 1960। चलिए नेक्स्ट बात आती है मित्रों सन 1961। सन 1961 में गोवा व दमन व दीप को पुर्तगालियों से छीनकर भारत में विलय किया गया था और दमन व दीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। गोवा को कुछ नहीं किया गया था, 1961 में केवल विलय किया गया था, ठीक है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, 1961 में केवल विलय किया गया था। किसके साथ? दमन और दीप के साथ गोवा को भी विलय किया गया था, इससे पुर्तगालियों से छीनकर। डेट 1961, ठीक है। अब नेक्स्ट डेट आती है 1 दिसंबर सन 1963। 1 दिसंबर सन 1963 को पंजाब से हरियाणा को अलग कर एक राज्य बनाया जाता है। पंजाब से हरियाणा को अलग कर एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, ठीक है मित्रों। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, क्लियर। अब आती है नेक्स्ट डेट सन 1969। सन 1969 को मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु रख दिया जाता है। पहले मद्रास था, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को मिलाकर मद्रास था। फिर 1953 में 1 अक्टूबर सन 1953 को आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग कर एक राज्य बनाया गया। तो फिर बचा क्या? मद्रास बस बचा था। अब उसी मद्रास का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तमिलनाडु। कब रखा गया? तो सन 1969 में। नेक्स्ट डेट आती है सन 1972। 1972 में 4 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन कौन से थे? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 4 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था एक साथ। कब? 1972 में, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट डेट आती है 1973। 1973 में मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। आज जो कर्नाटक है उसका पहले क्या नाम था? मैसूर। मैसूर का नाम बदल कर क्या रखा गया? कर्नाटक। कब रखा गया? तो 1973 में। अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है तो डेट वाइज बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए अब आती है बात सन 1975 में। सन 1975 में सिक्किम राज्य को भारत में विलय किया गया। किससे? सिक्किम एक पहले भी राज्य था, लेकिन वहाँ शासन किसका था? चौग्याल वंश के शासक का वहाँ पर शासक करते थे। चौगाल वंश के राजा लोग वहाँ पर शासन करते थे। फिर इसको सन 1975 में भारत में विलय किया गया और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट डेट आती है सन 1987।
1987 में प्रमुख दो राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, एक अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? तो 1987 में, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम। और 1987 में ही गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और गोवा भारत का 25वां राज्य बना। गोवा भारत का 25वां राज्य बना। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1975 में। गोवा को भारत में शामिल कब किया गया? तो 1961 में। 1961 में। क्लियर? अब बात आती है 1 नवंबर सन 2000। 2000 में तीन बार राज्यों में परिवर्तन आए हैं। देखते हैं क्या क्या। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग कर एक छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यह भारत का 26वां राज्य था। यह भारत का 26वां राज्य था। अब आती है बात 9 नवंबर सन 2000। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। यह भारत का 27वां राज्य था। भारत का 27वां राज्य था। फिर नेक्स्ट डेट आती है 15 नवंबर सन 2000। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है और यह भारत का 28वां राज्य है। भारत का 28वां राज्य। फिर एक डेट आता है सन 2006। सन 2006 में उत्तरांचल, मतलब ये उत्तरांचल जिसको 9 नवंबर सन 2000 में पूर्ण राज्य बनाया गया था, उसी का नाम बदल दिया जाता है और रख दिया जाता है उत्तराखंड। क्या रखा गया? उत्तराखंड। ठीक है। अब बात आती है सन 2014। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है और ये 29वां राज्य है। ये भारत का 29वां राज्य। फिर एक डेट याद करिए, हाल ही में हुआ था 31 अक्टूबर सन 2019। धारा अनुच्छेद 370। अब याद आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है। क्या हुआ था? 5 अगस्त सन 2019 को 5 अगस्त सन 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत संसद में अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए एक विधेयक दिया गया था, पेश किया गया था। एक विधेयक पेश किया गया था। ठीक है। बिल पेश किया गया था और वो बिल कब पास हुआ? तो पास हुआ 31 अक्टूबर सन 2019 को और धारा 370 अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया और एक जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित कर दिया गया। एक जम्मू एंड कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर ही रहेगी और एक लद्दाख जिसकी राजधानी लेह। ठीक है। इस तरह से अभी आज के डेट में हमारे भारत में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस तरह से आज के डेट में अपने भारत में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस तरह से हम लोगों ने भाग एक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। अब हम लोग ऐसे ही एक लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे, भाग वाइज पूरा क्वालिटी आपको मैं करवाऊंगा एक सीरीज के माध्यम से। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जय हिंद।